हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में हम लोग जो शेयर करने वाले हैं आपको वो क्लास 9 से हिस्ट्री चैप्टर है और हिस्ट्री चैप्टर 1 है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इतिहास के बारे में थोड़ी सी चीज़। हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए हमें मैक्सिमम टाइम ये दिमाग में हम लोग रखते हैं कि हिस्ट्री इज सो बोरिंग सब्जेक्ट, बट ऐसी बात नहीं है। हिस्ट्री को समझने के लिए हमें आप स्टोरी से कोरिलेट करके चलना होगा, कहानी से। विदाउट स्टोरी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो चीज़ें दर्ज है उसमें चीज़ें क्या है, उसमें टाइम है, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, विच है, मतलब WH क्वेश्चन है पूरा इतिहास में कि कब किसको कहाँ किसने मारा, कब किसकी राजधानी थी, क्या थी। तो पूरी की पूरी जो इतिहास की चीज़ों को समझने के लिए अगर आप स्टोरी की तरह उसको कोरिलेट नहीं करते हैं तब तक बहुत ही परेशानी होती है। खास करके बच्चों को लगता है इट्स अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पूरी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव करके इस इतिहास के पन्नों को समझने की कोशिश करें, जिसमें से क्लास 9 के चैप्टर 1 जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो आइए आपको मैं इस टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति जो है वो क्रांति सबसे पहले क्या होती है, किसी भी देश की आज़ादी की या उसके बदलाव की पहली रूपरेखा उसकी क्रांति होती है, रिवॉल्यूशन होती है। और मैं आपको बता दूं कि फ्रांस एक ऐसा दुनिया का देश था जिसमें सबसे पहले रिवॉल्यूशन किया, सबसे पहले क्रांति की। और इसका नतीजा है कि आज आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि फ्रांस दुनिया में बहुत अच्छे पोजीशन पर देश है। जैसे कि मैं आपको अपना ही कंट्री का एग्जांपल बता दूं कि हमारे देश में जो अभी कुछ साल पहले से उनसे हम लोगों ने टाई अप किया है, रफाल विमान हम लोग खरीद रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा शक्तिशाली उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें हैं, यानी कहीं ना कहीं वो चेंजेस बहुत पहले आया। यानी जब हमारे देश का इतिहास आप देखेंगे, अपने कंट्री का, इंडिया का, तो हमारे देश के इतिहास में जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था, रूल चल रहा था हमारे देश पर, तब उन लोगों का अपने देश में क्रांति चल रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके चैप्टर में, जो चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो डेट है वो 14 जुलाई 1789। अब 14 जुलाई 1789 को उसको रखा गया। क्रांति का मुख्य कारण क्या था, सबसे पहले मैं समझेंगे हम लोग इस चैप्टर में कि मेन रीज़न क्रांति की क्या थी। तो मेन रीज़न क्रांति की ये थी कि जो इनके राजा थे फ्रांस के, जिस समय ये क्रांति हुई वो लुईस 16 राजा थे। उनका जो डायनेस्टी था, वंशज जिसको कहते हैं, वो बहुत टाइम से प्रजा पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे, कोई ख्याल ही नहीं कर रहे थे। अपना राजा का भोग विलासिता का जीवन, उनके रिलेटिव का जीवन, वो सब चलना, यही सब उनके इतिहास के पन्नों में चीज़ें थी। प्रजा को क्या परेशानी है, खेती कितनी हुई नहीं हुई, खाना किसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा आउटब्रेक था जिस विरोध में राजा को इसको 16वां लुईस 16 को झेलना पड़ा। और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जो कैपिटल है, पेरिस राजधानी है, वहाँ पर एक अलार्म बजा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किंग जो है उस अपने जो उनको ऐसा फील हुआ कि भाई स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया, और ये सैनिकों को भेजा, लेकिन उतनी सैनिकों को इन्होंने नहीं भेजा था। लेकिन पेरिस से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से गांव की ओर बहुत तेजी से ये खबर फैल गई, र्यूमर फैल गई। र्यूमर मतलब होता है अफवाह, कि भाई राजा अपने सैनिकों को भेज रहा है और अपने फसल वसल हम लोग को नष्ट कर देगा, दुकान घर भर तोड़ फोड़ देंगे। इसमें लोग गुस्सा करके और आकर के राजा जहाँ रहते थे, उसका जगह का नाम था वर्सलीस, उस जगह में आकर के तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। देखिए, आपको वीडियो आपके बुक में भी देख पा रहे हैं, और बुक में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग चैप्टर को 2-3 पार्ट में आपको समझाएंगे। आज का चैप्टर हम लोग पार्ट 1 देखें, जितना ज़्यादा हम लोग आपको बता पाएँ।
So rumors spread that he would soon order the army open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall. वहाँ का जो सभा जहाँ लगती थी, राजा जहाँ बैठ करके न्याय करते थे, उसका नाम था टाउन हॉल। तो वहाँ पर वो डिसाइड किया कि पीपल मिलिटिया एंड दे ब्रोक आउट इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ alarms. So finally groups of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison. और जो कुछ जेल में पहले से कई सालों से बंद कैदी राजा के द्वारा थे, the Bastille where they hoped to find the hoarded ammunitions. In the armed fight that followed the commander, the Bastille was killed and prisons released. मार दिया गया उसके कमांडर को, मतलब जेलर को मार दिया गया जेल से, और लोग गांव से जो आए थे लोग छुड़ा लिए। ये स्थिति बनी, यही मेन आपको फ्रांस की क्रांति की मेन स्थिति थी। अब हम लोग जो हिस्ट्री को समझेंगे, इतिहास को समझेंगे, ये देखिए, ये फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टाइल। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। तो लोग जब एक जनता का हुजूम और एक मूवमेंट जो इसको कहते हैं, मास नंबर ऑफ लोग एक साथ आते हैं, तो बड़े बड़े साम्राज्य उखड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। यही स्थिति हुई। Soon after the demolitions of Bastille, artists made prints commemorating event. तो ये मिल करके लोगों ने ये तोड़ फोड़ किया। अब जो हम लोग इतिहास को समझेंगे, फ्रांस के जो मेन इतिहास है, इस पूरे फिगर पर इसका पूरा ताना बाना है। ये फिगर को फोकस कीजिए सभी लोग कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड जो है 1701 से लेकर के 1800 तक होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, इसको इतिहास में इस टाइम को समझना की बहुत ज़रूरी है। 1701 to 1800 इज कॉल्ड 18th सेंचुरी। ऐसे ही चलेगा 19th सेंचुरी, 1801 to 1900। तो ये टाइम पीरियड जो था, देखिए 1774 है ना जी, 1789 है, तो क्या हुआ, 18वीं शताब्दी चल रहा है। तो जितना भी कुछ भी हुआ, जो भी बदलाव हुए फ्रांस में, चेंज हुए, इसी में हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दिखा दूं, मैं आपको माउस के पॉइंटर से समझिए। ये देखिए, जो फ्रांस की समाज था, सोसाइटी थी, वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। 3 हिस्सों में बटी हुई थी। वो कौन कौन से हिस्से थे? वो हिस्से थे, पहला जो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो थे, राजा के संबंधी वगैरह सब आते थे, राजा का ही लोग थे, पूरी तरह से टैक्स फ्री, उन लोगों को टैक्स नहीं देना था। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए, राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, राजतंत्र या प्रजातंत्र, राजतंत्र आप समझ रहे हैं यानी राजा का शासन, प्रजातंत्र मतलब प्रजा का ही शासन, डेमोक्रेसी, जो कि अभी हमारे देश में है, लोकतंत्र, यानी हम लोग मिल करके, प्रजा मिल करके सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहला जो है क्लर्जी, दूसरा है नोबेलिटी, इसको सेकेंड स्टेट कहा गया, एंड थर्ड स्टेट जो है, इसको नाम दिया गया, थर्ड स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ऐसे इसमें 3 हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें बिजनेसमैन, एक मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये एक अलग हिस्सा था। कुछ संभ्रांत परिवार के लोग थे, अच्छे पैसे वाले लोग थे। दूसरा था पीजेंट एंड आर्टिसंस। पीजेंट एंड आर्टिसंस जो थे, वो ऐसे लोग थे जो अलग अलग प्रकार के काम करते थे। कोई लोहा का काम करता था, कोई मिट्टी का बर्तन बनाता था, कोई एल्युमिनियम का करता था, कोई लकड़ी का काम करता था, कोई चमड़े का काम करता था, लेदर। तो ये उस समय भी थी, 18वीं शताब्दी में भी ये अच्छा खासा, ये आर्टिसंस इसीलिए इनका नाम दिया गया। सबसे जो निचला तबका था, जिसको आप कह सकते हैं दबे कुचले तबका, वो था स्मॉल पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट, यानी कि छोटे छोटे जो ये कारीगर थे, उसके बाद जो लेबर थे, उसके बाद जो भूमिहीन मजदूर थे, भूमिहीन किसान थे। सर्वेंट मतलब होता था दास, नौकर, यानी राजा जो है उनको अपना कह लीजिए बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, उस बंधुआ मजदूर के अनुसार इनकी स्थिति ये रही। तो ये 3 हिस्सों में मैं आपको फिर से फिगर के ही माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेज जो क्लर्जी था वो बिल्कुल टैक्स फ्री था।
सेकेंड स्टेट जो नोबेलिटी था उसमें आते थे राजा के जो सहयोग करके मंत्री विस्तार करने के लिए चर्च के जो हेड होते थे। चर्च के हेड कौन होता है? फादर होता है। फादर को भी टैक्स नहीं लगती थी और फादर को अलग से टैक्स जाता था। अब आप समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट सिर्फ एक ही स्टेट था जो टैक्स पे करता था, वो था थर्ड स्टेट। तीसरे स्टेट के लोग ही सिर्फ टैक्स करते थे, बाकी 2 स्टेट टैक्स से फ्री थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांति का कारण था कि समाज में इस तरह की स्थिति बना दी गई कि भाई आप, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप क्लास में हैं, क्लास में आप पढ़ रहे हैं और आपको ऐसे कोई कैटेगराइज कर दे कि भाई तुम 3 बार वॉशरूम नहीं जा सकते हो, 1 बार जाओ, और ये लोग 2 4 5 लोग हैं ना 1 बार भी वॉशरूम नहीं जाएंगे, कि ठीक है अब टीचर का ऑर्डर है भाई, हाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 दिन तो गुस्सा फूटेगा कि ये क्या हो रहा है भाई हमारे साथ, हम क्यों नहीं जा सकते हैं, हम इस दुनिया से अलग मंगल ग्रह से आए हैं क्या? तो ये स्थिति इन लोगों के साथ हुई। और लेकिन ये एक लंबा समय गुजरा। क्यों भाई? क्योंकि इसको चेंज होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, बदलाव होनी चाहिए। तो ये मेन पॉइंट जो था इसमें मैं बता दूं कि जो उस समय की जो और भी जो चीज़ें चलती थी, तो यहाँ ये 2 बात और समझने की ज़रूरत है। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली, कौन सा फैमिली का था? बर्बन फैमिली। अब आपको मैंने बोला था इस स्टोरी के स्टार्ट में, इस वीडियो के स्टार्ट में, कि हिस्ट्री को समझने के लिए स्टोरी की ज़रूरत है। अब आप इस डायनेस्टी को याद करना है तो मैं बता दूं कि आज में ये बर्बन फैमिली के नाम से बर्बन बिस्किट चलता है, उस बिस्किट पर चीनी चिपका हुआ होता है। तो आप याद रखना है तो इस फैमिली को बड़ा बढ़िया से याद रखते हैं कि अरे चीनी वाला बिस्कुट जो है वो बिस्कुट हो गया, तो वो वही डायनेस्टी का राजा था लुइस। तो और एक और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं इस राजा का नाम याद करने के लिए। कपड़े का बहुत बढ़िया ब्रांड है, उसका नाम है लुइस फिलिप। लुइस फिलिप अगर आपको याद रखना है, ये फ्रांस की कंपनी है। तो उस लुइस फिलिप से आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी खरीदा था अपने शादी में कपड़ा, ये लुइस फिलिप का शर्ट खरीदा था। तो आप लोग भी अपनी शादी में खरीदिएगा लुइस फिलिप का शर्ट। तो ये चीज़ जो थी, लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असैसिन द थ्रोन ऑफ फ्रांस, यानी उसकी हत्या कर दी गई। एंड ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएटो। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो थे, ही वॉज 20 साल की थे, एंड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएटो से उनका लुइस 16 की शादी हो गई। अपॉन हिज असैसिनेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब समझ लीजिए कि इनकी हत्या होने के बाद जो नए राजा बना उसको बिल्कुल खजाना खाली मिला। खजाना खाली क्यों भाई? खजाना, अब आप पूछ सकते हैं आप स्टूडेंट की सर खजाना कैसे खाली रहेगा, वो तो राजा था। इसलिए खाली था कि इतनी सारी युद्ध ये देश लड़ा है, ये देश बहुत युद्ध लड़ा है क्रांति के पहले ही। 150 साल तक युद्ध लड़ा है और 150 साल तक राजा का कोई ख्याल ही नहीं रखा है। तो युद्ध से एक दूसरा खजाना खाली होने का कारण था भोग विलासिता का जीवन, यानी ऐसी विलासिता, ऐसा जो एकदम ऐशो आराम की जिंदगी राजा जीते थे, उनको बाकी दुनिया से मतलब नहीं थी। खूब एकदम नौकर चाकर, हाथी घोड़े, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी जो वेस्ट करते थे। तो ये इनका मेन था। दूसरा मैं बता दूं कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को क्लियर करूंगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि द फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो इसका जो दुश्मन था, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी, फ्रांस ने 13 ऐसी छोटी छोटी बस्तियां थी अमेरिका की, उनको भी मदद किया टू गेन हर देयर इंडिपेंडेंस, आज़ादी लेने के लिए। किससे आज़ादी लेनी थी? इंग्लैंड से। यानी अब समझ लीजिए कि उस समय भी इंग्लैंड उनके ऊपर भी अपना आधिपत्य जमाया था। हमारे ऊपर तो था ही, हमारे देश के ऊपर थे, हमारे देश के ऊपर तो 1947 में जा गए। ये स्थिति थी उनकी। तो फ्रांस ने मदद किया अमेरिका को, तो अमेरिका ने भी मदद किया फ्रांस को। अब इसमें क्या मदद की स्थिति मैं बता दूं, आगे चलेगा जो वर्ल्ड वार को आप लोग सीखेंगे उसके हिसाब से देखा जाए तो अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। द वार एडेड मोर देन 1 बिलियन लीवर्स।
अब ये लीवर क्या है भाई? ये है करेंसी, फ्रांस का करेंसी। जैसे हमारे देश की करेंसी रुपया है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, इसी तरह से हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम देश मिलकर के एक नई करेंसी बनाए हैं, उसका नाम है यूरो। वो अपने आप में, और आपको ये भी बता दूं कि डॉलर से उसका करेंसी काफ़ी अच्छा पोजीशन में है। यानी आज के डेट में 75 रुपीज़ एक डॉलर का कीमत है, उसका करीबन 80 प्लस है, 85-86 यूरो एक रुपया है। में एक यूरो के बराबर इतना 86 रुपीज़ इंडियन है। तो इतना कमज़ोर हो गए। आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिए फिनांस में, इकोनॉमिक्स में, कि जितना रुपया ज़्यादा आपको दे करके किसी करेंसी को कन्वर्ट करना होगा, उतना ही आप कमज़ोर हैं। मैं आपको 75 रुपया दूंगा और आपको कोई 1 रुपया देगा अपने देश का, 1 रुपया। हाँ, कितना डिफरेंसेस है। यानी $1 की कीमत 75 रुपीज़ है। यानी हमसे, हमारे देश में जब वो घूमने आता है तो $1 में 75 रुपया उसको मिलेगा, $10 में 750 रुपया। सही बोले? $100 में 7,000, $7,500, $100 दे करके मस्त एकदम वो $100 में ही इंजॉय करेगा, घूमेगा फिरेगा होटल में। हम लोग को अगर उसके कंट्री में जाना होगा तो कितना बहुत पैसा देना होगा उसको, तब जाके $10 मिलेगा। $10 में क्या क्या खरीदेंगे, उसके यहाँ कहते हैं लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर है। दूसरा चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट को समझा देता हूँ, कीवर्ड्स को, क्योंकि इसी कीवर्ड से रिलेटेड पूरा का पूरा उधर का स्टोरी है। लीवर किसको कहते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। अब मैंने हाईलाइट कर दिया, देखिए, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794, मतलब 1794 में ये करेंसी को बंद कर दिया फ्रांस ने, डिसकंटिन्यूड है। कौन सी करेंसी? लीवर। दूसरा देखिए यहाँ पर, क्लर्जी किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ ए स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, मतलब पादरी वगैरह जो लोग हैं वो हैं। तीसरा है आपका थीटे को समझिए, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द जियोग्राफिकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एंटीले अ टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द। इसके बाद मैं बता दूं कि अगला पॉइंट है आपका थीटे, अ टैक्स लेविड बाय चर्च, जो चर्च के द्वारा जो कर रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, लिया जाता था, उस विधि को, उस प्रोसेस को थीटे कहा जाता है। टैक्स लेविड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, 10वां हिस्सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का ये ले लेते थे, दो लोग फादर्स ले लेते थे। और टेले का मतलब होता है टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, तो ये स्थिति है यहाँ पर इनके कीवर्ड्स में। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब ये फिगर से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, grain, fruits, money, salad. The fat lord sits there ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो राजा के बारे में बता रहा है कि दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स, अब ये गरीब आदमी है, ये देखिए तीर के निशान से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये गरीब आदमी सब कुछ ला रहा है, हर चीज़ ला रहा है। इनको क्या क्या लाया इनके लिए, राजा के लिए, ये देखिए सब कुछ लाया, यहाँ पर ले आकर के अनाज लाया, फल लाया, पैसे लाया, सलाद लाया, और राजा कैसे बैठा हुआ है एकदम अकड़ करके, और हर चीज़ ले रहा है। अब आपके घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, ये स्थिति थी टैक्स कलेक्शन की। हियर इज हैविंग द nobleman is the spider, the peasant that fly, and the more the devil has the more he wants. कहने का मतलब है कि जितना ही ज़्यादा उसके दिमाग में लालची प्रवृत्ति हो गया, वो लालची आदमी और लालची उसके घुस गया और चाहिए। ऐसे डेविल मतलब राक्षस होता है, तो ये राक्षस का ही काम है ना कि एक आदमी भूखे मरे और दूसरा आदमी कहने हम ही सिर्फ खाएंगे। वो खाएगा चाहे मत खाएगा, लेकिन उसको लेगा।
पहले इकट्ठा करेगा। तो ये यही स्थिति बनी हुई थी इस राजा के साथ, द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड एनोनिमस कैचिंग ईचिंग सॉरी द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये पॉइंट को समझिए, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है कमी, क्राइसिस मतलब कमी, सब्सिस्टेंस मतलब एन एक्सट्रीम सिचुएशन, बड़ा ही बहुत बुरा स्थिति, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब जीवन यापन जो जीने के लिए जो तरीका है, जो आम जनता है उसको जीना दूभर हो गया है। अब दूभर होने का क्या कारण हो सकता है परेशानी का? भूखमरी, हंगर, यानी कि वैसी स्थिति लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है, अनाज की कमी हो गई, लोगों को काम की कमी हो गई, वो दिस इज कॉल्ड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। होप सो आपको इस समझ में आ रहा है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब मैं आपको जब समझाऊंगा इस पॉइंट को तो आप फास्ट समझ लीजिएगा कि जब कीवर्ड आपको समझ में आया कि ओ दिस इज कॉल्ड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स की परेशानी। अब परेशानी क्या हुई? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज, राइज से रोज बना हुआ है, तीसरा फॉर्म है राइज रोज, सेकेंड फॉर्म है सॉरी राइज रोज रीजन। राइज मतलब आगे बढ़ना, रोज मतलब बढ़ा, राइज रोज रीजन। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715, 1715 आते आते आबादी हो गई 23 मिलियन, टू 28 मिलियन इन 1789 हो गई। देखिए भैया 5 मिलियन बढ़ गई आबादी। ये स्थिति कितनी तेजी से बढ़ रही थी। दिस लेड टू बी रैपिड इंक्रीज, रैपिड मतलब तीव्र गति से, तेजी से, रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फ्रूट ग्रेन्स। बढ़ने का कारण अब हो जाएगा कि आप बताइए कि किसी देश में इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको भोजन की भी तो व्यवस्था चाहिए। अब भोजन की व्यवस्था तो मिलेगी नहीं भैया। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उनके यहाँ स्थिति जो खाद पानी वो सब खाना किसानों की थी वो खुद ही बदहाल फटेहाल था। बीज चाहिए उनको, सब चाहिए, उसके लिए राजा ये टैक्स वो टैक्स जमा करो, वो रिटर्न करो। तो बहुत जैसे जैसे स्थिति मतलब कोई हेल्प नहीं होता हो। सो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट का मतलब समझ लीजिए बाबू, मुख्य भोजन, यानी यही खा करके लोग, जिसे हम लोग कहते हैं दाल रोटी चोखा खा लेंगे। दाल या रोटी मतलब आटा गेहूं की उपज अच्छी होती है, कोई एक दाल हो जाए, आलू हर कोई के घर में एक आध कट्ठा खेत में हो जाता है, ज़्यादा भी होता है, तो दाल रोटी चोखा। इनके यहाँ जो फ्रांस में थे, पाव रोटी जो थी या चपाती कह सकते हैं, ब्रेड, ये मुख्य भोजन था। स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, जिस तेजी से बढ़ रहे थे, तो मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशिप whose owners fixed their wages, but wages did not keep pace with rise in the prices। मजदूरी बढ़ी, उसके कारण जो भी चीज़ें थी, ये दूसरा जो बढ़ने का कारण उसको रोक नहीं पाया। सॉरी, शो द गैप बिटवीन द पुअर, यानी कि गरीब और जो अमीर की जो खाई थी बहुत लंबी हो गई। गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। यानी कोरोना इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि लोगों के पास, जिसके पास जमा पैसा था, वो जमा पैसा लोग निकाल निकाल करके खाए। क्यों? नौकरियां चली गई, भूखे तो नहीं मरेंगे लोग। तो जो किसी को अपनी शादी के लिए रखा था, कोई बच्चों की फीस के लिए, बच्चा स्कूल में पढ़ाने के लिए, कॉलेज में कुछ और भी फंक्शंस के लिए रखे थे, कोई घर बनाने के लिए रखा था, कोई ज़मीन खरीदने के लिए रखा था, वो सारा पैसा निकाल निकाल करके खाया। क्यों? क्योंकि सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी, भुखमरी की स्थिति, बहुत कम जिसी तरह से जीने की स्थिति बनी हुई थी। द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वेंडेड। तो ये स्थिति जो बनी हुई थी, इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस एंड समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम। और ये स्थिति जो उनके पुराने काल से थे वो बने हुए थे। अब आपको इस मैप के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आप इसको आप बोल सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको टेक्नोलॉजी की भाषा में मैं बता दूं तो दिस इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट। कंप्यूटर की भाषा में फ्लो चार्ट का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी डेटा का आप फ्लो कैसे बता रहे हो, क्या कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, यही यहाँ पर फ्लो है।
फ्लो क्या है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ कैसे, सबसिस्टेंस क्राइसिस भूखमरी की स्थिति बनी है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर कैसे हुआ, ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखिएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तीर जा रहा है आपको बाएं से दाएं की ओर। बैड हार्वेस्ट, फसल का नुकसान, खेती अच्छा नहीं होना। उसके बाद यहाँ पर स्थिति बनी होगी कि जब अच्छी फसल नहीं होगी तो ये जो कर्ज लिया होगा इंसान, उसको कर्ज तो भी तो लौटाना है, कर्ज लौटाना है। उसके बाद फिर अपने लिए भी अनाज खाने के लिए भी रखना है। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, तो ये सारी स्थिति हो जाए तो वो लोग खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि अनाज बेच के उनको पैसे चाहे मिलते थोड़े बहुत, वो नहीं मिला। तो ये स्थिति जो बनी थी, उसके बाद जो खाना नहीं मिलेगा तो लोगों की कमजोरी होगी, और कमजोरी होने के बाद जो भी रोग होगा वो अटैक करेगा, वो जल्दी रोग अटैक कर लेगा, तो वो एपिडेमिक्स का रूप ले लेगा। एपिडेमिक का रूप मतलब होता है महामारी, ऐसी बीमारी जो मास नंबर पर दूर दूर तक फैल जाए, तो ये एपिडेमिक्स की स्थिति होगी। और ये साइकिल देखिए यहाँ ऐसे होगा, फिर ऐसे चक्र चलता रहेगा। द कोर्स ऑफ द सबसिस्टेंस क्राइसिस में आप देख सकते हैं कि द ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्ट्स एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी लुई 16 के टाइम पर। तो इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, but they lacked the means and program to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति बनी हुई थी बिगड़ते गई लोगों की। This was left to those the group within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. The 18th century witnessed the emergence of social group. 18वीं शताब्दी में सामाजिक जो बदलाव आया, चेंज आया, इसके पीछे का कारण मैं बता दूं कि बहुत बड़ी स्थिति थी। तो ये जो हमारा जो मिडिल क्लास लोग थे उनके जो हालत थे और बद से बदतर होते गए, और जो अमीर थे वो भी काफ़ी अमीर होते गए। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर एक नई चीज़ें है आपको। ऑल of these were educated and believed that no group in society should be privileged by the birth. कोई भी ग्रुप और सोसाइटी जन्म से ही अमीर और गरीब नहीं होता है। ये चेंज की भावना जो थी इनकी, these ideas envisioning a society based on freedom and equal laws, that opportunity for all. तो ये ऐसी स्थिति जो बनी हुई है कि अगर इसी स्थिति में है तो सभी को बराबर समान अधिकार नहीं मिलेगा। सो वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रोजी इन हिज 2 treatises of government. Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right. तो ये स्थिति जो बनी हुई थी, मैं बता दूं आपको, आज यहाँ तक हम कवर करेंगे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। मोनार्च जो था वो रोजी जो शासक था, इसको कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड एंड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड इन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी सामाजिक अनुबंध हुआ कि भैया कैसे कैसे क्या करना है, बदलाव करना है। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर, सत्ता की जो पावर है, ताकत है, उसको बांट दिया गया विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13th कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये सारी स्थितियां बनती गई जो कि बीच में ये चेंजेस आए। फिर मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको कि यहाँ से जो आउटब्रेक्स था, जो आउटब्रेक्स ऑफ द रिवोल्यूशन, उसकी स्थिति बनने में क्या क्या ऐसे चेंजेस बदलाव आए और फ्रांस के लोगों को और क्या सहना पड़ा। तो ये पूरी जो मैंने शॉर्ट में हम लोग जब स्टार्ट किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो हम लोगों ने यही सब देखा कि कैसे उसके आउटब्रेक्स हुए। लेकिन उस लंबी चीज़ों में हम लोगों को जानना ये है कि फ्रांस की क्रांति दुनिया की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति क्यों कही जाती है। रूस की क्रांति से भी बेस्ट कही जाती है। ये रूस में भी क्रांति हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय,
लेकिन ये क्रांति अपने आप में बड़ी यूनिक क्रांति है। इस क्रांति से बहुत सारे लोगों को हमारे देश में राजा राम मोहन राय सबक लिए हैं, टीपू सुल्तान महात्मा गांधी चेंजेस से सबक लिए हैं। तो ये सभी लोग ऐसे लेसन लिया, क्यों लिया? कहीं ना कहीं इसमें कुछ सीखने वाली चीज़ें थी, समाज को बदलने वाली चीज़ें थी। तो हम लोग आने वाले वीडियो में यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा वो होगा द आउटब्रेक्स ऑफ द रिवोल्यूशन। तो होप सो कि क्लास 9 के बच्चे और भी जो जूनियर बच्चे हों या सीनियर बच्चे हों, खास करके 10th में भी जो ये चैप्टर आता है आपको कनेक्ट है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो 10th का है उससे भी कनेक्ट है। द राइज इन यूरोप इन द हिटलर्स जो ये था नेशनलिस्ट, उसमें भी था। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको पूरे समझेंगे। अगर स्टिल कभी कोई इस पॉइंट में अभी तक आप लोगों का छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास दोस्त जो किसी भी स्कूल के जो आपके दोस्त हैं उनको ये लिंक प्रोवाइड कराएं कि वो भी देख पाएँ, सीख पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।